हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी मीनिंग इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है। स्टोर का मतलब सरफेस पर उसके कितना एक्सेस चार्ज रह सकता है। बिकॉज लास्ट के टॉपिक में हमने किया था कि अंदर किसी कंडक्टर के अंदर इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज नोन एज एक्सेस चार्ज इज जीरो, ऑलवेज जीरो। ओके, सो any excess charge which will be give to this conductor, let we are giving this a positive charge। तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज हम देंगे इस कंडक्टर को, ये सारा पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर, तो ये सारा चार्ज इस कंडक्टर की इसकी सरफेस पे आ जाए लाइक दैट। ऑल ऑफ द चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है। एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज गिवन, जैसे जैसे हम इसके ऊपर और चार्ज देते चले जाएंगे तो और ज़्यादा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। दिस इज नोन एज द स्टोरेज ऑफ चार्ज। इसको बोल रहे हैं हम कि जो कंडक्टर है वो चार्ज को स्टोर कर रहा है। ओके। लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज इसको दे रहे हैं, द वैल्यू ऑफ चार्ज इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ चार्ज on its surface increases। और अगर चार्ज की वैल्यू सरफेस के ऊपर इंक्रीज करती है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जितना भी हमने सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट करवाया है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, इसका दूसरा मीनिंग ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होलो स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मीनिंग सिग्मा मीनिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मीनिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? हमने देखा था लास्ट, ये होता चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया तो स्फीयर का उतना ही रहेगा। ओके। और चार्ज हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, चार्ज हम बढ़ाते चले जाएंगे तो सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज ड्यू टू दिस सेल। होलो कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, इस केस में अगर ये होलो एक कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, देन ऑल्सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। E is inversely proportional to 1/r²। मीनिंग ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है, हम इस कंडक्टर को और ज्यादा चार्ज देते चले जा रहे हैं। वी आर गिविंग द चार्ज मोर एंड मोर टू दिस कंडक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज at some point or at a distance r increases। ओके। नाउ द मीडियम, ये जो हम बात कर रहे हैं इस कंडक्टर की, इसका जो आसपास का जो मीडियम है, इट इज एयर, राइट। एंड एयर इज इंसुलेटर, एयर इज इंसुलेटर। ओके। अब एयर इंसुलेटर है, मीनिंग ये है कि चार्ज इस कंडक्टर पर ही रहेगा, चार्ज विल नॉट मूव, चार्ज विल नॉट मूव फ्रॉम द
सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर की सरफेस को छोड़कर चार्ज नहीं जाएगा जब तक उसको एक कंडक्टिंग पाथ नहीं मिलेगा, एक कंडक्टिंग पाथ नहीं मिलेगा। ओके, और हम लगातार इसके ऊपर यहाँ से क्या देते चले जा रहे हैं, चार्ज देते चले जा रहे हैं। Continuously we are giving the charge to this conductor and the electric field increases and increases when the value of electric field reaches 3 into 10 raised to the power 6 volt per meter. When the value of electric field after increasing reaches to 3 into 10 raised to the power 6 volt per meter at that point of time, उस केस में क्या होगा, ये जो एयर है आपकी, ये एयर जो इंसुलेटर है that loses its properties of insulation। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर अगर आप एयर के मॉलिक्यूल को रखोगे, यानी एयर को रखोगे, बहुत ज्यादा फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, चार्ज सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, एंड इन दैट केस द एयर बिकम्स कंडक्टर। और जब एयर कंडक्टर हो जाएगी तो इसका क्या मीनिंग रहेगा, जब एयर कंडक्टर हो जाएगी इसका मीनिंग ये रहेगा कि जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज हमने एक्यूमुलेट करवाया है, दैट चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग, कंडक्टर को छोड़ के जाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इसके आसपास का जो पूरा एयर है दैट बिकम्स कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग मतलब चार्ज यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम उतना ही चार्ज इसके ऊपर स्टोर करवा सकते हैं जब तक कि उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 raised to the power 6 into 3 वोल्ट पर मीटर नहीं होता, 3 into 10 raised to the power 6 वोल्ट पर मीटर नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 raised to the power 6 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, एयर जो उसके आसपास है दैट एयर बिकम्स कंडक्टर। और कंडक्टर होने से आपको पता है कि कंडक्टर अगर आपको पाथ मिल गया चार्ज को तो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। मीनिंग ये हो गया अब कि ये जो हमने स्फीयर लिया था, आइदर इट इज होलो और सॉलिड, इसके ऊपर जो चार्ज हम स्टोर करवा रहे हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में चार्ज स्टोर करवा सकते हैं। ओके, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में ही चार्ज स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चार्ज स्टोर करवाए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ करके 3 into 10 raised to the power 6 वोल्ट पर मीटर हो जाएगी तो उस केस में एयर जो है ना आपकी कंडक्टिंग हो जाएगी, और फिर और ज्यादा चार्ज आप उसके ऊपर स्टोर नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। ओके, तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि आप उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। सो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर definition can be, it is the ability of a conductor to store electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो उसकी एबिलिटी है, क्षमता है, दैट इज नोन एज कैपेसिटी। ओके, नाउ एक टर्म हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाई इलेक्ट्रिक तो आपको पता है, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब which can be polarized, the insulators which can be polarized, तो ये इंसुलेटर्स ही होते हैं। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है फिर,
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ये मीनिंग है, जैसे अभी अभी हमने एक केस किया था, ये आपका पूरा एयर का एक पोर्शन है और इसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाते चले जा रहे हो। ये यहाँ पर पूरा एयर भरी हुई है, मीडियम है ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। उस केस में जो एयर है ना वो इंसुलेटर नहीं रहेगी, वो कंडक्टर बन जाएगी। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर कोई इंसुलेटर अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है, तो उन इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, मीनिंग वो कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर वाटर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर पेपर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर मिका, वो सब अलग अलग होती है। वो एक पर्टिकुलर इंसुलेटर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो उसकी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। इन जो इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी, कैसी उसकी शेप है, कैसे उसका अंदर से उसका स्ट्रक्चर है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, कैसी उसके अंदर बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने कंडक्टर के आसपास की एयर को लिया था, तो कंडक्टर के आसपास की जो एयर है वो कंडक्टिंग हो जाएगी जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, जिसको हम बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। It means we can store a limited amount of charge on a conductor. Okay, now let us try to define the capacitance of conductor. Now one thing else, कि जब when the charge increases, इस कंडक्टर के ऊपर जब आप चार्ज इंक्रीज करोगे ना, potential also increases, because the value of potential V is equal to Q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट R, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो किसी फिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूं, विच इज एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज एट ए फिक्स डिस्टेंस, इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन राइट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आप चार्ज को इंक्रीज करोगे ना कंडक्टर के ऊपर, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, मीनिंग दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, ऑल्सो वी कैन राइट इट एज, हम इसको पढ़ेंगे कैसे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे हम लिखते हैं ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इन ओम्स लॉ, हम इसको ऐसे लिखते हैं, फिर I डायरेक्टली, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक्चुअली में क्या होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन हम लिखते कैसे हैं, इस तरह से, थोड़ा कॉन्स्टेंट्स को अच्छे से हम समझने के लिए। ओके, तो इस केस में हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इंक्रीजेज एज द चार्ज increases। okay, so Q is directly proportional to V and this can be written as Q is equal to CV। okay, तो जहां जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की बात करते हैं और V इज इक्वल टू फिर RI लिख देते हैं, उसमें R क्या रहता है, R तो कांस्टेंट रहता है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट, जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ये जो हम C की बात कर रहे हैं, ये भी हमने एक कांस्टेंट ऐड किया है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओके, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो यहीं पर हम C की वैल्यू को डिफाइन कर देंगे इधर से, दिस इज इक्वल टू Q बाय V, वेरी सिंपल, C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, व्हाट इज C? C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है,
इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे कि हमने यहाँ पर R को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया था, और R को जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया था तो हम इसको क्या लिखते थे, रेजिस्टेंस बोलते थे। सिमिलरली इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जो यहाँ पर हमने लिया है, जिसको हम C बोल रहे हैं, उसको हम लेंगे कैपेसिटेंस। ओके, तो C इज हियर द कैपेसिटेंस एंड इट इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, Q बाय V, चार्ज पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल। ओके, Q क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q इज द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। जो हम चार्ज दे रहे हैं, इस कंडक्टर को जो चार्ज दे रहे हैं ना, दैट इज आवर Q। ओके, और V क्या है, V को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, V का मतलब ये है कि जो आपने चार्ज दिया है ना Q, उससे V यानी जो पोटेंशियल है वो कितना राइज हुआ है, राइज इन पोटेंशियल है, ये राइज इन पोटेंशियल। ठीक है, रिमेंबर, राइज इन पोटेंशियल। इसके ऊपर पहले कितना पोटेंशियल था इससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमने अभी जो चार्ज दिया है, भाई 2 कूलम चार्ज दे दिया, 3 कूलम चार्ज दे दिया, उससे उसका पोटेंशियल और कितना राइज हो गया। ठीक है, दैट इज C। उस रेशो को हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो अब हम कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करवा पाएंगे मैथमेटिकली? इट इज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल। रेशो किस किस का, चार्ज आपने जो दिया है उसका, और उस चार्ज से पोटेंशियल कितना राइज हुआ, उसका जो रेशो है दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। इस चीज को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए at any point of time the charge on the surface of the conductor is 2 coulomb and the potential is 4 volt. Okay, then we have given an extra amount 2 coulomb charge, another दूसरा 2 coulomb चार्ज और दे दिया हमने। ठीक है, लेट उसका जो पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल राइजेस टू 8। ठीक है, मतलब राइजेस टू 8 का मतलब कितना राइज हो गया, 4 राइज हो गया, क्योंकि उसका पहले से 4 था और राइज होके 8 हो गया। इसका मतलब ये जो 2 कूलम्ब दिया, इससे कितना और राइज हो गया, 4 राइज हो गया। ठीक है, फिर हमने 2 कूलम्ब और दिया, अगेन वी हैव सीन कि 4 वोल्ट उसका पोटेंशियल राइज हुआ। तो इन एवरी 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर द पोटेंशियल राइजेस बाय 4 वोल्ट। जब भी आप 2 कूलम्ब चार्ज देते हो, जब भी आप 2 कूलम्ब चार्ज देते हो, तो उसका जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट से राइज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, और कूलम्ब है ये वोल्ट है, तो ये कितना हो गया, 1/2 कूलम्ब पर यूनिट वोल्ट। और ये जो कूलम्ब पर यूनिट वोल्ट है दैट इज नोन एज फैराड। तो जो C आ गया आपका, यानी जो कैपेसिटेंस आया है, दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/2 फैराड। ओके, फैराड, F स्टैंड्स फॉर फैराड। This is the unit of capacitance. Unit of capacitance. Okay. Then 1 farad is equal to 1 कूलम्ब चार्ज जब आप किसी कंडक्टर को देंगे और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो जाए, जिस कंडक्टर का पोटेंशियल
1 वोल्ट राइज हो जाए, कब? जब हम उसको एक्स्ट्रा 1 कूलम्ब चार्ज दे दें, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को हम 1 फैराड नाम देंगे। ठीक है, 1 फैराड is the capacitance of a conductor whose potential rises by 1 volt when 1 coulomb charge is given to it। जब इसको 1 कूलम्ब चार्ज आप देंगे तो उससे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज हो जाएगा, तो आप उसको कहेंगे कि ये इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 फैराड है। ठीक है, कैपेसिटी डिपेंड करती है उसकी शेप के ऊपर, उसके साइज के ऊपर, कितना शेप है उसका, कितना साइज है उसका, वो किस मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। सो आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कोई आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू और नमस्कार।